हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। जवाबों की खोज में ये वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यानों को हमारी सौर प्रणाली के छोर से भी आगे पहुंचाता है। जोखिम उठाना खोज करने से जुड़ा एक काम है। अंतरिक्ष की खोज करना ऐसा है जैसे माचिस जलाना। वहाँ पर छाइयों में क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। हे, ये क्या था? वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रहस्यमय ट्रैक, डरे हुए एस्ट्रोनॉट, शनि के चंद्रमा पर जीवन से भरे फव्वारे और परग्रहवासियों के हमले का संभावित सबूत। नासा के मिशनों के दौरान कई परेशान करने वाली गड़बड़ियों का पता चला है। हमें 3 या 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, यहाँ 3 चीजें हैं। और ये गड़बड़ियां हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को परेशान कर रही हैं। तो आइए देखते हैं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। हमारे वायुमंडल के ऊपर एक रहस्यमय चीज तैरती नजर आती है। ये तो कोई शिकारी पक्षी जैसा लगता है। कुछ का कहना है कि ये किसी पोशीदा डिफेंस प्रोजेक्ट का स्टेल्थ विमान है। ब्लैक नाइट का ताल्लुक तो स्पेस एज के शुरुआती वर्षों और उससे भी पहले से है। या ये कहीं और ज्यादा गंभीर मामला है? एक अनजानी दुनिया मौजूद है। बहुत सी चीजों के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। जिंदगी की हकीकत यही है। दिसंबर सन 1998 नासा के 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की खोजबीन के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। इनका मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जोड़ना, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला ऐसा यान जिसमें इंसान स्थायी रूप से रहेगा। जेरी रॉस स्पेस वॉक मिशन के स्पेशलिस्ट हैं। जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी किसी महत्वपूर्ण चीज की शुरुआत करते हैं तो आप बहुत जोश में होते हैं। आप प्रोग्राम को फौरन शुरू करना चाहते हैं। आपको ये चीज लगानी है, उसके बाद सिस्टम ठीक हो जाएगा। मिशन को चलते हुए 7 दिन हुए थे। रॉस और उनके साथी एस्ट्रोनॉट जिम न्यूमैन नए स्पेस स्टेशन पर थर्मल प्रोटेक्शन लगा रहे थे कि तभी किसी को एक बिल्कुल अजीब चीज दिखाई दी। क्रू के एक सदस्य ने कहा, ये क्या है? और मैं जानने की कोशिश करने लगा कि ये क्या चीज थी, ये किस चीज की बात कर रहे थे। क्रू ने फौरन नासा के उस प्रोटोकॉल का पालन शुरू कर दिया जो किसी यूएफओ के दिखने पर किया जाना चाहिए। हम सबसे पहले ऐसी चीज की तस्वीर लेते हैं ताकि हमारे पास तस्वीरों की शक्ल में उसका सबूत रहे। जब ये तस्वीरें पृथ्वी पर पहुंची तो इन्होंने यूएफओ में दिलचस्पी रखने वालों में सनसनी फैला दी। उन्हें इसका ताल्लुक 1950 के दशक की उस रहस्यमय चीज से लगा जिसे कहा जाता है ब्लैक नाइट। कुछ लोगों को ये चीज किसी और ग्रह की लगी और कुछ अन्य का ख्याल था कि ये पृथ्वी के करीब की ही है। ब्लैक नाइट स्पेस एज या उससे भी पहले के दौर से ताल्लुक रखता था। तब लोग आसमान में गोपनीय सैटेलाइटों को देखने लगे थे। डार्क सैटेलाइट कहलाने वाली ये चीजें रेडार पर रहस्यमय ढंग से नजर आती थी और कभी-कभी काले आकार वाली ये डरावनी वस्तुएं आकाश में मंडराया करती थी। उस दौर में रूस अंतरिक्ष में जासूसी का आरोप लगाता था अमेरिका पर और अमेरिका भी ऐसा ही किया करता था। ब्लैक नाइट उन कई चीजों में से एक है जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर ये सिर्फ हमारा मामला है तो हम सबको इसके बारे में क्यों बताएं? मगर सैटेलाइट वाली ये बात जेरी रॉस के गले नहीं उतरती। उनका मानना है कि इसकी वजह कहीं ज्यादा आसान है। जिम को स्टेशन के बाहर एक थर्मल ब्लैंकेट लगाना था ताकि उसे हीट लॉस से बचाया जा सके। हाँ, मैं उसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने काम में जुटा हुआ था। जिम ने मुझे थर्मल ब्लैंकेट दिया और उसे अलग करने को कहा। तभी कोई बोला, ये क्या चीज तैरती जा रही है। मैंने देखा तो मुझे वो ब्लैंकेट नजर आया। मैंने उसे बांधने वाली रस्सी को देखा मगर वो उससे बंधी नहीं थी। जेरी, तुम्हारा एक थर्मल कवर तुम्हारी पकड़ से छूट गया है। ये कैसे हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस मामले में ये एक गलती थी। एक उपकरण छूट गया था और ये कोई परग्रही नहीं था। ये तो एक गलती थी। ये वाकई एक बुरा एहसास था। ये ब्लैंकेट काला लग रहा था क्योंकि इसकी चमकदार सतह पृथ्वी के विपरीत अंतरिक्ष के अंधेरे वाले हिस्से की तरफ थी।
लेकिन नजर आने वाले हर ब्लैक नाइट की व्याख्या इतनी आसानी से नहीं की जा सकती थी। 1950 के दशक में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली अजीब चीजों की खबरें आती रहती थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या है। वो अमेरिका की चीजें तो नहीं थी और शायद वो रूस की भी नहीं थी। अब वो क्या थी, कौन जाने। पारंपरिक वैज्ञानिक सोच के मुताबिक किसी परग्रही घुसपैठियों को हमारे तक पहुंचने के लिए कई प्रकाश वर्षों का सफर करना होगा। लेकिन नासा की एक यान ने पृथ्वी के नजदीक ही परग्रही जीवन की संभावित निशानियों को खोज लिया है। नासा के एक प्रोब ने शनि के एक मृत चंद्रमा पर ऊर्जा के एक रहस्यमय स्रोत का पता लगाया है और जीवन की खोज के प्रयास ने भविष्य की ओर एक अप्रत्याशित कदम उठा लिया है। एनसेलेडस जीवन मिलने के सिलसिले में अब ये मेरी सबसे अव्वल पसंद है। हमें लगता था कि एनसेलेडस बेजान है, पर इसने तो हमारे होश उड़ा दिए। ऐसी कोई पहेली नजर आने पर हम उसे सुलझाना चाहते हैं। ये शानदार है। अब तक हमने अपने सोलर सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। नासा का कैसिनी प्रोब अंतरिक्ष में 1 अरब 60 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक मिशन डेटा को ट्रांसमिट करता है। जब ये शनि के चंद्रमा एनसेलेडस की 1120 किलोमीटर ऊपर से गुजरा, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर मिशेल डोहर्टी ने जो कुछ देखा उन्हें उस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने डेटा को देखा, मुझे काफी बड़े परिवर्तन नजर आए जो मुझे अजीब लगे। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था, इसका आखिर मतलब क्या है। मैंने गहरी सांस ली और कैसिनी प्रोजेक्ट को फोन में लाया। मैंने कहा, हमें लगता है कि एनसेलेडस का एक वायुमंडल है। एनसेलेडस सक्रिय है। अपनी साख को दांव पर लगाकर मिशेल डोहर्टी ने नासा से कहा कि वो अपना मिशन रोके और प्रोब के जरिए एनसेलेडस पर और करीब से नजर डाले। अगर हमें वहाँ कुछ ना दिखता तो क्या होता? फिर मेरे कहे पर कोई कभी यकीन नहीं करता। शनि के वलयों को छोड़कर कैसिनी ने एनसेलेडस पर करीब से एक नजर डाली और इसने जो तस्वीरें भेजी वो हैरान करने वाली थीं। जिस चंद्रमा को बेजान होना चाहिए था, उसमें से तरल पानी के बड़े बड़े फव्वारे फूट रहे थे। एनसेलेडस पर नजर आने वाले फव्वारे बहुत बड़े बड़े थे। इनका आकार तो चंद्रमा से करीब आधा था। हमने प्रोब को इसके करीब जो ले जाने का फैसला किया था वो सही निकला और इससे हम एक ऐसी नई खोज कर पाए जिसके बारे में किसी को अंदाजा ही नहीं था। ये खोज बढ़िया रही। ये सनसनीखेज खोज पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई, लेकिन प्लैनेटरी साइंटिस्ट तरल के बड़े बड़े फव्वारों को लेकर हैरान थे। इन्हें तो पूरी तरह जमा हुआ होना चाहिए था, लेकिन इनमें से लगभग 0 डिग्री या इससे ज्यादा तापमान वाला पानी अंतरिक्ष में निकल रहा था। कोई चीज उस चंद्रमा को गर्म कर रही थी, जिसे लाखों साल पहले जमकर बेजान हो जाना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं एनसेलेडस की सतह पर सोलर रेडिएशन की वजह से थोड़ी गर्मी रहेगी, लेकिन ये गर्मी इतनी थी कि इस कोयले से चलने वाले 20 बिजली घरों को चालू किया जा सकता था। इस बात से हमें बड़ी हैरानी हुई थी। एनसेलेडस को आखिर क्या चीज ताकत दे रही थी? एक थ्योरी ये है कि ये रहस्यमय ऊर्जा शनि ग्रह की जबरदस्त गुरुत्व शक्ति से पैदा होती है। एनसेलेडस हमारे चंद्रमा जैसा नहीं है। इसका बीच वाला हिस्सा चट्टानी है, लेकिन मोटी बर्फ की परत के नीचे पानी वाला समुद्र भी यहाँ मौजूद है। जब एनसेलेडस शनि की परिक्रमा करता है तो शनि की जबरदस्त गुरुत्व शक्ति इसे दबाती है और 480 किलोमीटर व्यास वाली इस छोटी सी गेंद पर काफी ऊर्जा डालती है। इसी वजह से बर्फीला पानी तेज रफ्तार पर इन दरारों से बाहर निकलता है। कैसिनी इस बर्फीले चंद्रमा के फव्वारों से निकल रहे प्लूम के बीच से होकर गुजरता है। इसे जो कुछ पता चलता है उसके कारण एनसेलेडस एक बीहड़ और बेहद ठंडे बंजर इलाके से परग्रही जीवन के लिए एक उपयुक्त जगह में तब्दील होता लगता है। दिलचस्प बात यह थी कि इन फव्वारों से पानी के साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी निकल रहे थे जो जीवन का निर्माण करते हैं। एनसेलेडस जीवन मिलने के सिलसिले में अब मेरी सबसे अव्वल पसंद है।
अगर आपको तरल पानी मिल जाए तो आप इस बात की संभावना पर चर्चा करना शुरू कर सकते हैं कि शायद आपको एन्सेलेडस की सतह के नीचे परग्रही जीवन मिल जाए। मुझे लगता है अगर मिशन से पहले उन्हें ये बता दिया होता तो वो अपना ध्यान किसी छोटी जगह पर लगाते हैं। ऐसे में अगला कदम होता है जीवन की खोज। हम उस प्ल्यूम के पास और ज्यादा उन्नत उपकरणों के साथ जाना चाहेंगे और उसमें से एक सैंपल लेकर उसे पृथ्वी पर लाना चाहेंगे। जुलाई सन 2013 गोडार्ड स्पेस सेंटर नासा की सोहो सोलर ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय। इसका मिशन है हमारे धधकते सितारे पर नजर रखना। सोहो प्रोजेक्ट नई घटनाओं के सिलसिले में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है जिनका पृथ्वी पर असर पड़ सकता है। सैटेलाइट फीड की निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब देखा। एक बड़ी सी छाया सूर्य के सामने से गुजर रही थी। यह था 8 लाख किलोमीटर चौड़ा एक सुराख। नासा इस खतरे का आकलन करने के लिए जूझ रहा था और इन अजीब तस्वीरों को लेकर ढेर से अनुमान शुरू हो गए। ये अजीब चीज थी। हमें नहीं पता था कि सूर्य के सामने मौजूद ये चीज असली थी या नकली। जैसे परग्रहवासियों ने सूर्य की सतह को खुरच डाला था। खैर, वजह जो भी थी, इसके नतीजे हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकते थे। अगर सूर्य की गर्मी में केवल 7% की गिरावट भी आ जाए तो भी पृथ्वी एक और हिमयुग की चपेट में आ सकती है। नासा की सैटेलाइट फीड में यह अजीब सा काला खालीपन साफ नजर आ रहा था, लेकिन बाहर से सूर्य पहले की ही तरह खूब चमक रहा था और सिर्फ आंखों से यह सुराख नजर नहीं आ रहा था। तो हम पृथ्वी पर सामान्य जिंदगियां गुजार रहे हैं और वहां सूर्य पर तबाही की फिल्म चल रही है। इस सुराख के बारे में और जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सैटेलाइट की मदद ली जो सूर्य के वायुमंडल में मौजूद बेहद गर्म गैसों की तस्वीर लेता है। इसके हाईटेक कैमरे वो भी देख पाते हैं जो इंसान नहीं देख पाते, यानी ऐसी चीजें जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में ही नजर आती हैं। और अचानक से ये सुराख अलग तरह का नजर आने लगा। जो इलाका अंधेरे वाला और खाली लग रहा था, दरअसल वो ऐसी गैसों से भरा था जो हमारे आसपास दिखने वाली गैसों के मुकाबले ज्यादा ठंडी है। यानी ये विशाल छाया सूर्य के वायुमंडल में मौजूद एक ठंडा धब्बा है। ठंडे पैच की बात करें तो हमारा मतलब अलास्का जैसी नहीं है। इसका तापमान तब भी 10 लाख डिग्री होता है। सोलर साइंटिस्ट इन ठंडी इलाकों को कहते हैं कोरोनल होल्स। कोरोनल होल्स ऐसी जगह होते हैं जहां मटेरियल बचकर पहुंचता है और फिर अंदरूनी प्लैनेटरी मीडियम तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि ये कोरोनल होल्स एक ऐसी जगह हो सकता है कि अपनी सौर कणों से पृथ्वी को तबाह कर दे। ये विशाल कोरोनल होल पूरे अंतरिक्ष में अवेशित कणों को फैला रहा है और अगर धरती इसके रास्ते में पड़ जाए तो उस पर सौर तूफान आ सकता है। कोई सौर तूफान सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली ठीक से काम नहीं करेगी और कई बार ऐसा ही हो भी चुका है। ये हकीकत है, ये कोई काल्पनिक चिंता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मामला गंभीर होगा। सूर्य की खतरनाक बीम 24 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर करती है और इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 58 घंटे लगेंगे। इसका पृथ्वी पर पहुंचने पर सबसे पहले ऑरोरा बोरियालिस में एक कमाल का लाइट शो नजर आएगा। कारण ये है कि हमारी ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बरस रहे इन कणों की ऊर्जा को जज करके हमें बचाने की कोशिश करेगा। 20 जुलाई सन 2013 वैज्ञानिकों को इस सुराख का पता लगाए 2.5 दिन बीते थे कि उत्तर के आकाश में चमकते दमकते रंग नजर आए। तो क्या ये पूरी दुनिया के पिघल जाने की शुरुआत हो सकती थी? ये हैरत अंगेज डिस्प्ले 2 दिन तक जारी रहा, उसके बाद धीमा पड़ गया। वैज्ञानिकों को यह जानकर राहत मिली कि यह तूफान एक खूबसूरत लाइट शो से ज्यादा कुछ नहीं था। फिलहाल तो पृथ्वी सस्ते में छूट गई, लेकिन अगली बार शायद हम इतने किस्मत वाले ना रहे। सूर्य काफी तनक मिजाज हो सकता है और ये एक दुश्मन भी
साबित हो सकता है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस बड़ी सी केसरिया रंग की गेंद के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। अज्ञात का सामना होने पर फिजिक्स से जुड़ी इंसान की जानकारी हमें राहत देती है, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ और ही तरह के नियम चलते हैं। एल सेंट्रो कैलिफोर्निया एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर बिल यंग तारों पर नजर रखने वाले चुनिंदा समूह में से एक के सदस्य हैं और उनके जिम्मे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। बिल यंग एरिजोना में रहने वाले एस्ट्रोनॉमर हैं, जिन्होंने पृथ्वी के नजदीक वाली ऐसी चीजों पर नजर रखने का काम संभाला है जो हमारे लिए कोई खतरा बन सकती हैं। सितंबर सन 2002 में बिल यंग ने पृथ्वी के चारों ओर मौजूद ऑर्बिट में एक चमकदार चीज देखी जिसने सबको चौंका दिया। ये चीज दरअसल अपनी रफ्तार की वजह से बहुत ही स्पष्ट और अनूठी लग रही थी। ये बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और ये रफ्तार बहुत कुछ पृथ्वी की रफ्तार जैसी ही थी। ये चीज किसी अंतरिक्ष यात्री के हाथ से छूट गई किसी औजार से भी बड़ी थी, सैटेलाइट से भी बड़ी। तो ये थी क्या? इस रहस्यमय चीज का व्यास 18 मीटर से भी ज्यादा था और ये चीज पृथ्वी के करीब चक्कर लगा रही थी। बिल यंग ने फौरन इस चीज के बारे में सरकार को बताया। सबसे पहले इसे एक एस्ट्रॉइड माना गया। नासा किसी एस्ट्रॉइड के असर से जुड़ी खतरे को बहुत गंभीरता से लेता है। एस्टेरॉइड की अहमियत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो कभी कभार हमारे ग्रह की काफी सतह को बर्बाद कर सकता है। एस्टेरॉइड करीब 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सफर करते हैं और ये एक जबरदस्त गति है। अब अगर किसी चीज का मास बड़ा हो तो उससे काफी काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। शायद ऐसी ही एनर्जी ने डायनासोरों को मारा हो। लेकिन एस्ट्रॉइड JOO2E3 किसी एस्ट्रॉइड की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। ज्यादातर एस्ट्रॉइड मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच वाली पट्टी में एक सी रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये रहस्यमय चीज ऐसा नहीं कर रही थी। इसने पृथ्वी का चक्कर काटा, फिर परे हो गई। इसने सूर्य के भी कई चक्कर काटे और फिर वापस आ गई। अब नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन करने लगी। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल उठा कि क्या ये कोई कुदरती चीज है या ये कुछ और ही है, कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं समझते थे। उन्होंने हवाई द्वीप में लगे इंफ्रारेड टेलीस्कोप का मुंह इस चीज की तरफ मोड़ा ताकि इसे करीब से देख सकें। जब शुरुआती आंकड़े हम तक पहुंचे तो हमने इस पर नजर डाली और मैं सोचने लगा, ओहो, हमने तो ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी। फिर हमने स्पेक्ट्रम को देखा तो वो बेहद रंग बिरंगा था। इस मजेदार गड़बड़ी में वैसे ही रंग नजर आ रहे थे जैसे किसी इंडस्ट्रियल पेंट के होते हैं। ये चीज कोई प्राकृतिक एस्ट्रॉइड नहीं थी। हमने तो पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ये पेंट था, ये एस्ट्रॉइड नहीं हो सकता था। कोई भी ज्ञात प्राकृतिक चीज पेंट से ढकी नहीं होती है, लेकिन जब नासा ने ये जांच की कि अंतरिक्ष के उस इलाके में इंसान का बनाया कोई सैटेलाइट तो मौजूद नहीं था, तो जवाब ना में मिला और इससे एक डराने वाली संभावना पैदा हो गई। इस बारे में जरा ये सोचिए, हम जासूसी सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं, ये चीज पृथ्वी का चक्कर लगा रही थी, तो क्यों ना माने कि कोई परग्रही सभ्यता भी जासूसी उपग्रह इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये थ्योरी नासा के जिम ओबर्ग के गले नहीं उतरी। उन्होंने पेंट वाले सबूत की और जांच पड़ताल के बारे में कहा। पेंट ही सुराग है, पेंट ही सबूत है। 18 मीटर लंबी इस चीज की पूरी सतह के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड से ढकी थी। ये चीज पेंट को सफेद बनाती है, यानी नासा मशीनों का रंग। 3, 2, 1, 0 सारे इंजन चल रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी रॉकेट का कोई हिस्सा था तो बहुत अजीब जगह पर था। सवाल था ये वहां पहुंचा कैसे। नासा ने सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उसे एक मुमकिन वजह पता चली। ऑर्बिट के आधार पर और इस तथ्य के आधार पर भी कि इस चीज पर पेंट मौजूद था, हम अतीत में पीछे लौटकर ये तय कर पाए कि ये चीज क्या थी।
ये दरअसल सैटर्न वी रॉकेट का तीसरा चरण था जो अपोलो 12 को चांद पर ले गया था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स कॉनरेड बीन और गॉर्डन गए थे। एस्ट्रोनॉट एलन बीन सैटर्न 5 की उस यात्रा को याद करते हैं। मैं पृथ्वी पर कई व्हीकलों में बैठा हूँ, विमानों में भी बैठा हूँ, लेकिन जैसी थतराहट मुझे सैटर्न 5 में महसूस हुई और कहीं नहीं हुई। इसमें 75 लाख पाउंड का थ्रस्ट होता है। यह सच है कि पृथ्वी पर इससे ज्यादा बड़ा और ताकतवर इंजन आज तक बना ही नहीं है। नासा का कहना है कि चांद की तरफ जाने वाला ये पुराना रॉकेट किसी तरह अपने रास्ते से भटककर वापस पृथ्वी की परिधि में आ गया। ये इस तरह तैरते रहते हैं, लेकिन आप इस बारे में चिंता नहीं करते। नासा ने इस मामले की फाइल बंद कर दी, लेकिन कुछ लोगों के गले ये बात नहीं उतरी। हम इस दशक में चांद पर जाएंगे और कुछ प्रयोग भी करेंगे। इसलिए नहीं कि ये काम आसान है, बल्कि इसलिए कि ये मुश्किल है। केनेडी द्वारा अपने देश के एक व्यक्ति को चांद पर पहुंचाने की चुनौती के एक दशक बाद अपोलो एस्ट्रोनॉट छठी बार चांद की सतह पर उतरे। मैं चांद पर एक दिन घूम रहा कैप्टन था। यूजीन सर्नेन और जियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरिसन जैक स्मिथ पहले कभी न खोजी गई एक घाटी में ड्राइव करने की तैयारी करने लगे। यहाँ इन्हें जियोलॉजिकल रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए चांद की सतह की छानबीन करनी थी। एस्ट्रोनॉट जानते थे कि उनकी जिंदगी लूनर रोवर के सही काम करने पर निर्भर है। उन्हें एक बात बराबर ध्यान में रखनी थी कि वो लूनार मॉड्यूल से एक तय दूरी तक ही जा सकते थे। किसी इमरजेंसी की हालत में इन्हें पैदल चलकर उस तक पहुंचना था। अचानक ही रोवर के पिछले पहियों में से एक का एक फेंडर टूट गया। फेंडर दोबारा लगाया नहीं जाता रहा है। अगर वो उसे नहीं लगा पाते तो पिछले पहियों से उड़ने वाली चंद्रमा की धूल बड़ी आसानी से या तो इनके हेलमेट के वाइजर को खरोच देती या इनके सूट की सील को घिस इस तरह की डालती। स्थिति में आपकी ज्ञानेंद्रियां बहुत ज्यादा चौकस हो जाती हैं। तो इस बात ने उन्हें आगे वाली घटना के लिए जैसे तैयार ही कर दिया था। वो सामने क्या चीजें मौजूद है, वो क्या है? जैक स्मिथ ल्यूनर रोवर के ही नजदीक थे। तभी उन्होंने इस चीज को अचानक अपने सिर के ऊपर से उड़ते देखा और उन्होंने खुद को बचाया। यहाँ कोई चीज टकराई है। ये दोनों ही कुछ देखकर हैरान हो गए। ये चीज और ये चीजें उनके ऊपर, उनके आसपास ही मंडरा रही थी। क्या हुआ? ये क्या था? जाहिर है ये एक ऐसी चीज थी जिसने उन्हें हैरान कर दिया था। मिशन कंट्रोल ने लाइव फीड के जरिए इन अंतरिक्ष यात्रियों की मुश्किल को देखा तो सही, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। एस्ट्रोनॉट मदद से 3,84,000 किलोमीटर दूर थे, तो किसी तरह उन्होंने इस समस्या को हल कर लिया। ये एंटेना की दिक्कत है। हाई गेन एंटेना पैकेज का स्टायरोफोम हट गया है। एस्ट्रोनॉमर मार्क डी एंटोनियो ने इस घटना का विश्लेषण किया और वो भी शायद सर्नन और स्मिथ के अंदाजे की पुष्टि कर रहे हैं। लूनर रोवर के एंटेना के चारों तरफ फोम था। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। फोम एक ऐसी चीज है जो हवा से भरपूर होती है। जब ये स्पेस में पहुंचती है और इसका सामना चांद की सतह से होता है तो इसके अंदर मौजूद छोटे छोटी पॉकेट तेजी से फैलती हैं और उसके बाद ये फटता है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, तो उस ताकत की वजह से ये फोम रोवर एंटेना के ऊपरी हिस्से से उछलकर हवा में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक गया होगा और इससे अंतरिक्ष यात्रियों को काफी हैरानी हुई होगी। तुमने भी यही सोचा था ना? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। नासा ने इस मामले को बंद कर दिया, लेकिन कुछ अन्य लोग इस सरकारी व्याख्या से संतुष्ट नहीं हुए। एस्ट्रोनॉट को हर तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो अपने काम से वाकिफ होते हैं। ऐसे में अगर सिर्फ एंटीना से निकलने वाला फोम अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर मंडराता है तो उन्हें इतना हैरान होने की क्या जरूरत थी? मुझे मिशन का ये हिस्सा समझ में नहीं आता। इस घटना के 2 दिन बाद क्रू चांद पर से रवाना हो गया, लेकिन इंसान की खोज यात्रा नहीं रुकी। बात समझ नहीं आती। देखिए, अपोलो 18 और 19 बनाए गए थे, उन पर पैसा खर्च हुआ था, लेकिन हम नहीं गए, उन्हें लॉन्च नहीं किया गया। मुझे इसकी वजह नहीं मालूम। बिना मानव वाले एक प्रोब ने मंगल ग्रह की कुछ एकदम शुरुआती तस्वीरें भेजी। हमें वहां जाना ही था, हमें वहां पहुंचना ही लेकिन था। वहां मौजूद ट्रैक से ये आशंका पैदा हुई कि शायद वहां तक सिर्फ हम ही नहीं पहुंचे थे। क्या वहां जीव जंतु, व्हीकल या कोई और चीज मौजूद हो सकती थी?
अगर ये निशान हमसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचने वालों के थे तो मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। नवंबर सन 1971 मंगल ग्रह तक की अपनी 5.5 महीने की यात्रा के बाद बिना इंसान वाला प्रोब मैरिनर 9 सीधा एक तूफान की तरफ बढ़ा जा रहा था। वहां सतह की कोई निशानियां नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। पूरे ग्रह के आकार वाला धूल का तूफान 2 महीनों तक उमड़ता रहा। उसके बाद ही मैरिनर 9 मंगल की सतह की तस्वीरें पृथ्वी तक भेज पाया। जब धूल छटी तो जैसे एक बड़ा खुलासा हुआ। नीचे जो ग्रह नजर आया उसकी पेचीदगियों और निशानियों का हमें सिर्फ अंदाजा था। विशाल ज्वालामुखियों और चारों तरफ फैली खाइयों की पहली स्पष्ट तस्वीरों के बीच प्रोब ने कुछ और भी देखा। कई तस्वीरों में हमें कई ट्रैक नजर आए। कुछ एक दूसरे के समांतर थे, कुछ में लूप थे, तो कुछ आड़े तिरछे थे। तो सवाल ये था कि ये ट्रैक आखिर क्या थे। ये ट्रैक बहुत ही अजीब थे। इनके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। ये विचित्र थे, लेकिन ये काफी बड़े भी थे। ये ट्रैक किसी जीव जंतु के या किसी वाहन के बनाए हुए भी हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मंगल ग्रह पर गाड़ी चलाई हो। वाइकिंग 1 मंगल ग्रह की सतह पर 5 साल बाद उतरने वाला था। खैर, जिसने भी ये रहस्यमय ट्रैक यहाँ छोड़े थे वो पृथ्वी से तो नहीं आया था। मंगल पर मिले ट्रैक एक और ऐसा मामला है जिसकी हमें जांच पड़ताल करनी होगी, मगर ये काम आसान नहीं है। हमें उनके बारे में और जानने के लिए उनके और नजदीक पहुंचना होगा। इनकी वजह जानने के लिए जियोलॉजिस्ट मंगल की सतह की कुछ और निशानियों पर नजर डालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन अजीब निशानों को लेकर ही होती है। इन निशानों की शुरुआत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सुराग ये था कि ये शुरू हुए और बस खत्म हो गए। इनमें से कुछ तो अचानक ही शुरू हुए, जबकि कुछ एक गोल चक्कर में जाकर खत्म हो गए। कुछ निशान का गोल चक्कर में खत्म होना एक असाधारण बात बयां कर रहा था। इन निशानों के पीछे एक संभावना हो सकती थी, डस्ट डेविल। डस्ट डेविल ऐसे घूमते हुए छोटे कॉलम होते हैं जो ऊपर उठती गर्म हवा से बनते हैं। पृथ्वी पर ये रेगिस्तानी इलाकों में बन सकते हैं। ऑर्बिटर ऐसे इलाकों की तस्वीरें लेते हैं जहां ट्रैक बनते हैं। वो मंगल की सतह पर भी ऐसी ही चीजों को तलाशते हैं। जो तस्वीरें वहां से मिली उन्होंने वैज्ञानिक बिरादरी को सन्न कर दिया। यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले डस्ट डेविल मौजूद थे। इनमें से कुछ डस्ट डेविल की ऊंचाई तो करीब 5 किलोमीटर तक के थे। ये बहुत बड़े थे। इनमें से कुछ की ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट जितनी थी। उनसे ये स्थिरता पैदा हो रही थी और ये आगे बढ़ते रहती थी। ये आगे बढ़ते डस्ट डेविल की वो फिल्में हैं जिन्हें मंगल पर खोजबीन करने वाले रोवरों ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि इन फ्रेमों में सामने से धूल का कॉलम आगे बढ़ता नजर आता है। फिलहाल वैज्ञानिक मानते हैं कि डस्ट डेविल वाली ये बात सिर्फ एक थ्योरी बनी हुई है। ये निशानियां कैसे बनती हैं? इस सिलसिले में हमारे पास बढ़िया अंदाजे और थ्योरी मौजूद है, पर ज्यादातर पृथ्वी की हमारी समझ पर आधारित है। हम कुछ एक जगहों पर ही पहुंच पाए हैं और मंगल ग्रह भी ऐसी रहस्यमय जगहों में से एक है। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में हम जिन एकमात्र माध्यमों पर यकीन कर सकते हैं वो हैं फिजिक्स के नियम। लेकिन जब एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष की अटल गहराई पर नजर डालता है, नई खोजें करने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है, तो उसे बहुत तेज रफ्तारों पर हजारों चीजें उड़ती नजर आती हैं। यहाँ कोई चीज ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करती लगती है। दिसंबर सन 1995 हबल टेलीस्कोप प्रोफेसर बॉब विलियम्स सबसे महंगे टेलीस्कोप को आसमान के बिल्कुल खाली हिस्से की तरफ मोड़ देते हैं ताकि पता चले कि वहाँ क्या है। वहाँ ना चमकते सितारे थे, ना वहाँ रेडियो के एक्सरे के ज्ञात स्रोत थे। मैं तो बस आसमान के एक ऐसे हिस्से को चुनने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हबल की शुरुआती तस्वीरें तो पूरी तरह से सामान्य थी। इनमें सिर्फ आकाश गंगाएं नजर आ रही थी। हमने जब इन तस्वीरों को जोड़ा
तब हमें पता चला कि आसमान में 2500 आकाश गंगाएं थी और उनमें से ज्यादातर धुंधली रोशनी वाली थी। और ये आकाश गंगाएं बहुत तेज रफ्तार पर आगे बढ़ रही थी। ये तो हमसे परे जाती लग रही थी। इनकी रफ्तार प्रकाश से भी तेज लेकिन थी। प्रकाश की गति से तेज तो कोई जा नहीं सकता। आप किसी भी चीज को या सूचनाओं को भी प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं भेज सकते। प्रकाश की रफ्तार अधिकतम रफ्तार है। प्रकृति में मौजूद हर चीज इसी बुनियादी तथ्य पर आधारित है। अगर कोई चीज इस रफ्तार का उल्लंघन करती है तो फिजिक्स के नियम छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कोई चीज ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों को तोड़ रही थी। हमें संभावना के प्रति खुलापन रखना चाहिए कि हम फिजिक्स की जिन थियरी से परिचित हैं, उनमें कोई कमी भी हो सकती है। क्या आइंस्टाइन सही थे, या वो थोड़ी बहुत गलती भी कर सकते थे, या स्पेस को थोड़ा सा मोड़कर आइंस्टाइन को हराने का कोई तरीका भी मौजूद है। बॉब विलियम्स ने जो चीजें देखी थी, अगर वो आकाश गंगाएं होती ही नहीं तो, अगर वो इंटरस्टेलर स्पेस में तेजी से आगे बढ़ रही चीजें होती तो, अगर कोई क्राफ्ट एक वार्प ड्राइव का इस्तेमाल करके स्पेस का रूप बदल पाता तो ये अरबों सालों के बजाय कुछ घंटों में ही पूरे ब्रह्मांड की दूरी पार कर लेता। ये स्पेसक्राफ्ट के आगे वाले स्पेस को सिकोड़कर उसे पीछे की तरफ फैला सकता है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे स्पेसक्राफ्ट उस सितारे की तरफ प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है जो उसकी मंजिल है। ऐसी एक वार्प ड्राइव काफी कुछ किसी आकाश गंगा द्वारा छोड़ी गई रोशनी जैसी लग सकती है, जो प्रकाश की गति से भी तेजी से आगे बढ़ती महसूस होती है। लेकिन वार्प टेक्नोलॉजी इंसान की मौजूदा क्षमताओं से बहुत आगे की बात है। लेकिन ऐसी शायद बहुत सी अन्य सभ्यताएं भी हो सकती हैं जो ये काम करने का रास्ता ढूंढ चुके हैं, और जो सभ्यताएं इस तकनीक से वाकिफ हैं, हो सकता है उनके बीच इंटरस्टेलर कारोबार भी चल रहा हो। लेकिन बॉब विलियम्स वार्प ड्राइव वाले इस आइडिया पर यकीन नहीं कर पाते हैं। धुंधली दिखने वाली इन चीजों के बारे में कोई ये कह सकता है कि वो शायद चुड़ैलें हैं जो वहाँ घूम रही हैं। मैं इस बात का खंडन नहीं कर सकता। आप न चाहें तो आकाश गंगाओं पर यकीन न करें, ठीक है? लेकिन आपके पास सबूत क्या है? लेकिन अगर ये वाकई आकाश गंगाएं हैं तो इनकी असाधारण रफ्तार की व्याख्या किसी वार्प ड्राइव से भी ज्यादा अजीब हो सकती है। स्पेस मुड़ रहा है। आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी के जरिए दिखाया कि स्पेस का एक ताना बाना है। ये खिंच सकता है, मुड़ सकता है और दब सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक किसी चलती हुई चीज से किसी चीज को देखने पर उसकी रफ्तार उसकी असली रफ्तार से ज्यादा मालूम होती है। जैसे कि जब ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है तो ट्रेन के बजाय प्लेटफॉर्म चलता महसूस होता है। इतना ही नहीं, स्पेस टाइम भी फैल रहा है। तो जब रेलगाड़ियां एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जिस ट्रैक पर वो होती हैं वो भी फैल रहा होता है। दो जगह बिना कहीं जाए भी एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे दूरी बहुत तेज रफ्तार पर बढ़ती जा रही है और इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप स्पेस टाइम को कितनी तेजी से फैला सकते हैं। अगर ये सच है तो फिर ये आकाश गंगाएं फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन इसीलिए करती लग रही हैं क्योंकि उनकी बीच का स्पेस फैल रहा है। लेकिन इससे भी ऐसी कुछ आकाश गंगाओं की गजब की रफ्तार की वजह आंशिक रूप से ही पता चलती है। हम लगातार ऐसी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं जिनकी कोई तुक नहीं है, जो किसी भी नियम से, किसी भी थियरी से मेल नहीं खाती है, और फिर हम नई थियरी बना लेते हैं। पृथ्वी की परिधि में स्पेस शटल डिस्कवरी में लगे कैमरे एक असाधारण दृश्य को रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने पहले कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी। ये बात समझ नहीं आती कि किसी मलबे की गतिविधि भला ऐसी क्यों होगी। ये कुदरती नहीं हो सकता, ये कृत्रिमी होगा। कोलंबिया शटल के पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होते वक्त नष्ट हो जाने के 2.5 साल बाद नासा ने स्पेस शटल डिस्कवरी को कक्षा में भेजा।
योजना थी इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़कर वहां मौजूद 2 लोगों तक सामान पहुंचाना। लेकिन इस मिशन का असली ध्यान सुरक्षा पर था। हमें फौरन जिन चीजों के टूटने का डर था उनमें से एक थे कैमरे। कुछ ही मिनटों में नासा को शटल की थर्मल शील्डिंग को पहुंचे नुकसान के परेशान करने वाले सबूत मिल गए। डिस्कवरी के क्रू के साथ सदस्यों के लिए ये बेहद डराने वाली स्थिति थी। नासा के विशेषज्ञ समझ गए कि लॉन्च के दौरान हीट शील्ड का एक छोटा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी शटल की दोबारा पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होते समय उसके सामने जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता था। एयर लॉक को डीप्रेशराइज कीजिए। ठीक है ह्यूस्टन। पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों ने शटल की अंदरूनी हिस्से की मरम्मत करने की कोशिश की। मिशन स्पेशलिस्ट स्टीव रॉबिन्सन के पैरों को स्पेस स्टेशन के ग्रैपल आर्म से बांध दिया गया था और उन्होंने अपने क्रू को सुरक्षित पृथ्वी पर भेजना सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डाली। अनुभवी एस्ट्रोनॉट लीरॉय चाओ जानते हैं कि अंतरिक्ष में चलने वाले किसी व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। आप जैसे युद्ध करने के मूड में होते हैं, आपके चौकन्नेपन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप स्टेशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उससे दूर होते जाएंगे और आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। शुरू करते हैं। जोखिम बहुत ज्यादा था, लेकिन स्टीव रॉबिन्सन ने अपनी सुध बुध कायम रखी। ठीक है ह्यूस्टन। डिस्कवरी ह्यूस्टन, आप सब लोग बहुत खुश हैं। चलिए झटपट अपना काम खत्म कर लीजिए। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। रॉबिन्सन द्वारा की गई मरम्मत कामयाब लग रही थी, लेकिन जब शटल फिर से पृथ्वी की परिधि में आने की तैयारी करने लगी तो उसके एक कैमरे ने आसपास उड़ती एक अजीब सी चीज रिकॉर्ड की और पूरी दुनिया को इन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो गई। इन लोगों ने जो कुछ देखा उसे एक बूमरंग कहा गया। ये चीज एक खास दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसने दिशा बदली और ये दूर चली गई। लग रहा था जैसे इस बूमरैंग ने जानबूझकर दिशा बदली हो। कुछ पर्यवेक्षक अंदाजा लगाने लगे कि शटल का पीछा किया जा रहा था। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? आमतौर पर कोई चीज तब तक अपनी दिशा नहीं बदलती जब तक उससे कोई नियंत्रित न कर रहा हो। हालांकि नासा ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन एक स्वतंत्र वैज्ञानिक खोजबीन ने इस बूमरैंग को अंतरिक्ष में मौजूद एक मलबा बताया, जिसका कोण पृथ्वी के वायुमंडल के ड्रैग से प्रभावित हो रहा था। लेकिन इस बात से हर कोई सहमत नहीं हुआ। कोई मलबा भला एक खास अंदाज में क्यों गिरेगा? इसकी कोई तुक नहीं है। अगर आप इसके बजाय ये सोचें कि ये किसी के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला कोई व्हीकल था, तो एक जबरदस्त कहानी बनती है। और ये कहानी इतनी बड़ी बन गई कि सोशल मीडिया में छा गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अंतरिक्ष में नजर आने वाली इस हैरत अंगेज चीज को देखा। अगर ये बूमरैंग फिर से वापस आती है तो दुनिया जरूर इसका इंतजार करेगी। हम हमेशा से परग्रहवासियों को ढूंढने के लिए आसमान की तरफ देखते रहे हैं और ब्रह्मांड में जीवन की निशानियां खोजते रहे हैं, लेकिन अब एक नया आइडिया वैज्ञानिक बिरादरी में जगह बनाता जा रहा है। आमतौर पर सोचा जाता है कि जीवन की शुरुआत यहाँ पृथ्वी पर हुई थी, लेकिन हम यकीन से ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए हम पृथ्वी पर पैदा ना हुए हो, अगर हम किसी और दुनिया से आए घुसपैठी हो तो, अगर हम किसी और ग्रह से आए लोग हों तो। 3 अरब 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक धधकती हुई जगह थी जिस पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती थी। ये जगह जीवन के योग्य नहीं थी, लेकिन अगर पत्थरों और आग की इसी बारिश से हमारी दुनिया में जीवन की शुरुआत हुई तो, अगर किसी परग्रही जगत से आई किसी चट्टान के साथ एक परग्रही सामान यानी हम यहां पहुंचे हो तो, इस थ्योरी को पैंसपर्मिया कहते हैं। पैंसपर्मिया के मुताबिक यहाँ मौजूद जीवन की शुरुआत कहीं और हुई है। किसी सक्रिय इकोसिस्टम वाले ग्रह से कोई टक्कर हो सकती है और इस टक्कर की वजह से सामग्री अपने साथ जीवन लेकर स्पेस में पहुंच सकती है।
कुछ जीव रूप बहुत ही सख्त जान होते हैं और वो इस टक्कर को झेल सकते हैं और इस तरह आप एक नए ग्रह पर पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है कि हम दूसरे ग्रह से आए जीव हों। बात सुनने में अजीब लगती है, बिल्कुल विज्ञान कथा जैसी, लेकिन हम ऐसे उल्कापिंड देख चुके हैं जो जब पृथ्वी पर गिरे तो उनमें अमीनो एसिड यानी जीवन के निर्माण करने वाले तत्व मिले। अगर जीवन किसी दूसरे ग्रह से आने वाली चट्टान से शुरू हुआ तो वो चट्टान आई कहां से? वैज्ञानिकों को शायद ऐसी जगह ढूंढने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े जहां तब जीवन मौजूद था जब पृथ्वी की उम्र कम थी। सन 2003 में हबल टेलीस्कोप ने एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ी चीज पर करीब से नजर डाली। यह है सीरीज नाम का एक लघु ग्रह जो चट्टानों और मलबे के बीच मौजूद है। सीरीज सबसे बड़े आकार का एस्टेरॉयड है। हबल कई सालों से इसका अध्ययन कर रहे हैं। वो इसकी बनावट के अलावा ये भी जानने की कोशिश में है कि सोलर सिस्टम अपनी शुरुआती वर्षों में कैसा हुआ करता लेकिन था। सीरीज एस्ट्रॉयड की चट्टानों का सिर्फ एक ढेर ही नहीं है। सीरीज के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये गोल है और ये शायद बर्फ से ढका हुआ भी है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि सीरीज का तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्म है। सीरीज के सतह का तापमान 0 से करीब 30 डिग्री कम है और ये तापमान इतना है कि इसके कारण एक ऐसा पर्यावरण पनप सकता है जो कुछ जीव रूपों के लिए अनुकूल हो सकता है। तो जब 3 अरब 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी धधक रही थी तब सीरीज में शायद जीवन सुरक्षित पनप रहा होगा, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि पृथ्वी तक जीवन कैसे पहुंचा। लेकिन सीरीज की सतह पर मौजूद एक बड़ा सा सफेद धब्बा एक सुराग देता है। यह धब्बा इंडियाना के आकार जितना है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि यह दरअसल सीरीज का वो बड़ा सा हिस्सा है जो इस पर से हटा है और ये 4 अरब साल पहले हुई एक विध्वंसकारी टक्कर का नतीजा है। तो अगर सीरीज का कोई टुकड़ा इस एस्ट्रॉयड की सतह से टूटकर पृथ्वी की तरफ आया हो और उस पर दूसरे ग्रह के जीवन की जड़ें जमा दी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका ये टुकड़ा हमारी अनछुई दुनिया की चट्टानों में गहराई तक जगह बना गया हो। नासा स्पेस में जीवन के कायम रहने के विचार को बहुत गंभीरता से लेता है। सन 1984 में एजेंसी ने पृथ्वी की कक्षा में 1 करोड़ 25 लाख बीज लॉन्च किए। ये बीज लंबी अवधि वाली एक एक्सपोजर फैसिलिटी में 6 साल तक स्पेस में रहे। इसके बाद उन्हें वापस पृथ्वी पर ले आया गया। इन बीजों को वापस लाकर पूरे अमेरिका में बांट दिया गया ताकि इन्हें बोकर देखा जाए कि क्या ये उगते हैं और ये वाकई उगे। तो अगर किसी दूसरे ग्रह का बीज अंतरिक्ष में होने वाली यात्रा को झेल सकता है तो अरबों साल पहले जीवन के बीज के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम नहीं जानते कि जीवन की शुरुआत कहां और कैसे हुई। यह ब्रह्मांड जीवन की बीजों से भरपूर हो सकता है और पृथ्वी जैसे किसी ग्रह को ये बीज बाहर से मिलते हैं।